वेलकम गाइस इन न्यूट्रोजाइल। जैसा कि पता है आपको यूपी पीसीएस का प्री आ रहा है, 24 को प्री होगा। उसके लिए यहाँ हम टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। पीसीएस मंत्र टेस्ट सीरीज की ये टेस्ट नंबर 5 होगा। 50 से 55 मिनट में आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। चारों के चारों पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। 150 क्वेश्चन 4 पॉइंट मतलब कि 600 फैक्ट, साथ में उसको हम सप्लीमेंट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। इसके अलावा हर एक पॉइंट का 2-3 एडिशनल पॉइंट, तो मतलब आपको 1700 से 1800 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 50 से 55 मिनट में। यूपी पीसीएस में टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी महत्वता होती है। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज खुद से लगाना है पहली बात, तो दूसरी बात उसका जो डिस्कशन है उसको देखना है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। दूसरी बात, जब आप ऑडियो और विजुअल दो सेंसेस साथ में लेके चलते हो, तीसरा आप जो रिटर्न पार्ट ओएमआर में भरने वाला कर चुके होते हो, तो ये आपका रिटेन करने में बहुत ही अच्छा कारगर उपाय साबित होता है। तो आपको इसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, 2 मंथ से भी कम का टाइम बचा हुआ है अब। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेट करना है। वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और धैर्य के साथ अंतिम तक जरूर देखना है, क्योंकि ये 1 घंटे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बात ये, ऐसे ही आपको वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है और लेटेस्ट टेस्ट सीरीज का जो अपडेटेड वर्जन है आपको और पीडीएफ मिलेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपी पीसीएस के लिए एक कारगर प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। और इसके अलावा यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस सारे के सारे एग्जाम्स आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिए। वर्ल्ड मैप वगैरह हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक वगैरह के माध्यम से कवर कराया है। सैन्य सभ्यता से जुड़े स्थलों और उनकी अवस्थिति पर विचार कीजिए। तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या पूछा है यहाँ पर? अंबार खेड़ी, रानी खड़ी, रोपड़ और धौलावीरा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, कच्छ, रण, हरियाणा। तो आपको याद रखना है अंबार खेड़ी ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, मेरठ। फिर आपका राखीगढ़ी आपको हरियाणा मिलेगी। इसके अलावा जो रोपड़ है वो पंजाब में, और धौलावीरा जो है वो आपको मिलेगा कच्छ, रण, गुजरात। मतलब ये आपका बी सही हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शंस आपको जरूर एक्सप्लेनेशन उसकी जरूर देखनी, क्योंकि उसी में थोड़ा सा हेर फेर करके क्वेश्चन को एज इट इज पूछ लिया करता है। ऋग्वेद काल के अनुसार अर्याणी कौन थी? तो आपको याद रखना है कि अर्याणी जंगल की देवी हुआ करती थी। जंगम किस धर्म के उपासक माने जाते थे? तो आपको याद रखना है जंगम जो है वो शैव धर्म के उपासक माने जाते थे। शैव धर्म की जो एक लिंगायत संप्रदाय हुआ करता था, उनके जो उपासक होते थे उन्हें जंगम कहा जाता था। दूसरी बात, ये कर्नाटक में विस्तारित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित संप्रदाय और उनके संस्थापकों से संबंधित कौन सा युग गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे भौतिकवादी, पुकुत कच्चा नहीं, यहाँ पे ये होना चाहिए था नित्यवादी। मौर्य प्रशासन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। धर्मिस्थ और कंटक शोधन मौर्यकालीन 2 न्यायालय थे, ये बात तो सही है। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर व स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया, ये बात भी सही है। मौर्य प्रशासन में पौत्वाध्यक्ष राजकीय जलपोतों के विभाग का अध्यक्ष होता था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे माप तौल विभाग होना चाहिए था। इसके अलावा माइंस का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष आकर अध्यक्ष होता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस पुस्तक में आया? अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, इंडिका, हर्षचरित। तो आपको याद रखना है कि भारत देश का सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम अष्टाध्यायी पुस्तक में आया था, जिसको लिखने वाले पाणिनि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया है। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सारे के सारे कथन दिए हुए सही हैं, मतलब कि सी आपका सही हो जाएगा। प्राचीन काल के किस वंश के शासनकाल में आकर के संस्कृत राजभाषा बनी? शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के शासनकाल में आकर के संस्कृत राजभाषा बनी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब ये यूपी का क्वेश्चन आ गया। यूपी स्पेसिफिक भी आपको हिस्ट्री खासकर से अच्छे लेवल की बनानी है।
उदयगिरी का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आपको याद रखना है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये यूपी में आता है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में स्थित है और 12 मीटर की ऊंचाई में इसका शिखर स्थित है। इसके अलावा जो तिगवा का मंदिर है वो विष्णु मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाया जाता है। और जो भूमरा का मंदिर है वो शिव मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश में ही नागौद में पाया जाता है। और उदयगिरी का विष्णु मंदिर ये विदिशा में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें विष्णु जी की प्रतिमा मिलती है। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन आपको साथ ही साथ करते जाना है, क्योंकि जो अदर ऑप्शंस होते हैं, जो एक करेक्ट आंसर है उससे अलावा जो भी ऑप्शंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं और इसी से क्वेश्चन बनता है तोड़ मरोड़ के। पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले वंश और उनके संस्थापकों के गलत युग की पहचान कीजिए। चौहान वंश वासुदेव, देन गहड़वाल वंश चंद्रदेव गहड़वाल, पाल वंश गोपाल, राष्ट्रकूट सामंत सेन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो गलत युग में वो राष्ट्रकूट सामंत सेन गलत हो जाएगा। तो फिर किसने इस वंश की स्थापना की? तो आपको याद रखना है इसकी जो स्थापना है वो दंती दुर्ग ने की थी और सामंत सेन ने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत से संबंधित विभाग और उनके कार्यों के गलत युग की पहचान कीजिए। दीवाने रियासत, व्यापारियों से संबंधित मुहतसिब, नैतिक शिष्टाचार, नियम अधिकारी, बरीदे मुमालिक, वित्त विभाग, दीवाने अमीर कोही, कृषि विभाग। तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ है? गलत कथन। तो जो थर्ड नंबर है वो गलत दे रखा है। बरीदे मुमालिक वित्त विभाग नहीं, बल्कि ये गुप्तचर सूचना विभाग का प्रधान होता था। सम्राट बनने के बाद अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? तो इसको आपको याद रखना है, गुजरात के विरुद्ध हुआ था। स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामानुज, माधवाचार्य, निवार्क या फिर शंकराचार्य जी। तो आपको याद रखना है शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुज द्वारा की गई, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य और सनक संप्रदाय की स्थापना निवार्क जी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर राज्य में यात्री के तौर पर नहीं आया था? यात्री के तौर पर नहीं आया था, वो था रॉल्फ फिच। इसके अलावा निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक और डोमिगो पायस, ये सारे के सारे विजयनगर राज्य में यात्री के तौर पे आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस को किसने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा? अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, खासकर से यूपी पीसीएस में। तो इसका सही जो आंसर है आपको याद रखना है जॉर्ज ग्रिगर्सन। इन्होंने एकमात्र बाइबल कहा रामायण को। हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया, यह कथन किस मैसूर युद्ध में आया? यह कथन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आया था, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था, आपको याद रखना है। और इसी के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। अंग्रेजों ने उद्योगपतियों को किस क्षेत्र में निवेश करने पर लाभ की गारंटी प्रदान की थी, जो तात्कालिक समय में संपूर्ण यूरोप में चर्चा का केंद्र बन गया था? तो ये था भारतीय रेल निर्माण। अंग्रेजों के समय बने रॉयल कमीशन का संबंध किससे था? तो ये सेना में भर्ती से था। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने किस आदिवासी विद्रोह की नेत्री को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था? अल्लूरी रानी, गैडिन लियू, देन रामंगमेई जंदोनंग और किट्टूर चेन्नम्मा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गैडिन लियू, इन्हें विद्रोही की नेत्री रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कोलकाता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो आपको याद रखना है कि वी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन को चलाया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, हेमचंद्र कानूनगो या ए व बी दोनों? तो यहाँ पे आपका ए व बी दोनों हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर चुनिए। शोर कमेटी का संबंध कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की कानूनी मदद हेतु से था। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। देन एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। हंटर कमेटी का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से था। तो यहाँ पे आपका जो सही स्टेटमेंट है वो 1, 2, 4 है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू थी। भारत की पूछा हुआ है, कांग्रेस की नहीं। निम्नलिखित प्रस्तावों कमीशन को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। देखिए, आपकी पहली बात तो 55 मिनट में जब आपके इतने अच्छे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो आपको पूरे फोकस के साथ करते जाना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यूपीपीसीएस के एग्जाम में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बहुत ही टफ होता है। जल्दी जल्दी खुद से भी प्रैक्टिस करिए, यहाँ से भी लगाइए। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको एक बार खुद से तो लगाना ही लगाना है, और जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते चलिए। लास्ट के लगभग 50 दिन या 48 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से जम के प्रैक्टिस करिए ताकि प्री क्लियर हो, तभी आप मेंस वगैरह दे पाओगे। निम्नलिखित प्रस्तावों कमीशन को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। क्रिस्प प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1940 की बात की, जो टाइमलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2-3 क्वेश्चन यूपीपीसीएस तक में, यूपीएससी में इवन पूछे जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव और वेवेल योजना, तो इसका जो सही क्रम होगा, पहले आएगा आपका अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका आएगा क्रिस्प मिशन, फिर आपका आएगा वेवेल प्लान, फिर आपका कैबिनेट मिशन, मतलब कि आपका ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से किस तिथि को घोषणा की भारत को आजाद कर दिया जाएगा? ये थी 20 फरवरी 1947। निम्नलिखित बलवन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और अगर हम बात करें सिविल सेवा की भर्ती, वो आपके 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा लाई गई थी, और जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण था वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। ये भी साइड बाई साइड आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा। हिस्ट्री अच्छे लेवल की आपको बनानी ही बनानी है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 35 का जो अधिनियम आपका 1935 में आया था, उसके द्वारा इन तीनों आयोगों की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? प्रांतीय संविधान समिति जेवी कृपलानी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति एस वरदाचारी। तो यहाँ पर आपका पहला ही जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। प्रांतीय समिति में जेवी कृपलानी जी नहीं, बल्कि कौन थे बताइए? सरदार पटेल थे। इसके अलावा जो दी हुई स्टेटमेंट्स है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है? आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश के संविधान से ली गई हैं। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन यहाँ पे पूछना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्रिटिश के प्रावधान से नहीं ली गई है? तो ये है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ये भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ये हम लोग लिए हैं यूएसए से। यूएसए के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यह कथन किसका था? भारतीय संविधान सर्वप्रथम एक प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। जी ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसी वियर और के एम मुंशी। तो यहाँ पर आपका जो सही स्टेटमेंट है वो हो जाएगा जी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या साम्यवादी राज्य? हमारा साम्यवादी राज्य नहीं है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कल्याणकारी, समाजवादी और राजनैतिक समानता मौजूद हमारे यहाँ है। निम्नलिखित में से किसे राज्य माना जाता है? राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT, न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग और ICICI बैंक।
तो 32 का आपका तीसरा यूपीएससी को माना जाएगा न्यायालय, आईसीआई बैंक और एनसीईआरटी को नहीं माना जाएगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। उसी तर्ज में अब यूपी पीसीएस भी क्वेश्चन पूछने लगा है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एक ऐसी याचिका होगी जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करेगी। लोकसभा भंग हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक अपना पद नहीं छोड़ता है। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 94। तो आपका सही ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखिए ए में लगा हुआ, ए नहीं, ये बी होगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये आपका होगा 7वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 263, मतलब कि बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? संघ लोक सेवा आयोग, देन अधिवक्ता, भारत का निर्वाचन आयोग और भारत का उच्चतम न्यायालय। और आर्टिकल 330, 332, 324 और 350। संघ लोक सेवा आयोग तो आपका हो जाएगा 315। फिर आपका जो महाधिवक्ता है वो होगा 165। फिर भारत का निर्वाचन आयोग 324, चलिए ये तो सही दे रखा है। और भारत का उच्चतम न्यायालय ये होगा 124। तो आपका सी सही दे रखा है केवल, बाकी सब गलत दे रखे हैं। लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहीं के यहीं साथ में याद करते चलनी है। फिर भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय में कौन कौन शामिल थे? 38 के ऑप्शन देखते हैं। केसी गुप्ता, सैयद हुसैन विलग्रामी, सत्येंद्र सिन्हा और मोहम्मद नवाब अली। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है केवल 1, 2, ये 2 लोग शामिल थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सांसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 74 होगा। आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? आपातकाल, इमरजेंसी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट। देखते हैं। युद्ध, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखिए आंतरिक अशांति पहले हुआ करती थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है। तो अब इसे हम आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं मान सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मेनका गांधी और A.K. गोपालनवाद। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा केशवानंद भारतीवाद। फिर देखते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में आयोजित की गई थी? दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये होगा आपका गोलकनाथ केस। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। भारत की संचय निधि, राज्य की संचय निधि, राज्य की आकस्मिकता निधि और भारत की आकस्मिकता निधि। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये होगा आपका राज्य की संचित निधि से, क्योंकि उच्च न्यायालय, अगर ये उच्चतम न्यायालय होता तब भारत की संचित निधि से होता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन की, या लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थना पर प्रतिबंध की। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन की। और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वित्त
आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति बाध्यकारी होती है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन जो होगा वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति बाध्यकारी होती है। ये सही नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा, बाकी ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, बाध्यकारी नहीं होती है, यहाँ पे होती दे रखा है। किस समिति के सुझाव पर सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का गठन हुआ? तो ये है आपकी कृष्ण मेनन समिति। कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 ईस्वी में सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का गठन किया गया था। आपको याद रखना है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन सी अनुसूचित में सम्मिलित किया जाएगा? तो ये सब अनुसूची आपकी होगी 9वीं अनुसूची। फिर लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो ये आपका सही होगा 14 डेजों के लिए। फिर प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने का होता है? 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पंछी आयोग। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, बल्कि ये 1998 में चुनाव सुधार के लिए लाई गई थी। वायरस जो कि परपोषी अकोशिकीय प्रोटीन कण हैं के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज और जीवाणुफेजी, मोजैक, मम्पस और रियो वायरस। यहाँ पे पूछा क्या है? गलत ऑप्शन पूछा हुआ है, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो केवल 3 सही नहीं है, बैक्टीरियोफेज, रियो वायरस, बल्कि मोजैक वायरस और मम्पस वायरस, पादप जंतु विषाणु बिल्कुल भी सही है। बैक्टीरियोफेज जैसे कि T2 फेज आपको पता होगा और आपको T4 फेज पता होगा, T3 फेज पता होगा। तो ये सारे जो होते हैं ये जीवाणुभोजी होते हैं, ना कि रियो वायरस। रियो वायरस में क्या होता है? आपका जंतु वायरस होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? बैक्टीरिया, लाल शैवाल तथा कवकों को छोड़कर सभी पौधों तथा नीली हरी शैवालों में हरित लवक पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगहीन अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट पौधों में स्टार्च वसा हुआ प्रोटीन का संचय किए रहते हैं। यहाँ पर केवल सेकंड सही होगा, पहला सही नहीं होगा, क्योंकि सभी पौधों तथा नीली हरी शैवाल में हरित लवक पाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। सुमेलित कीजिए उत्सर्जित पदार्थ और कार। कैफीन, थीइन, रेसरवीन, क्यूनिन। रक्तचाप कम करने के लिए, मलेरिया उपचार और उत्तेजक, दर्द निवारण। तो कैफीन आपका दर्द निवारण में होता है, थीइन आपका उत्तेजक, रेसरवीन होता है रक्तचाप कम करने के लिए और क्यूनिन होता है मलेरिया उपचार। इस तरीके से आपका कौन सही होगा? ए सही होगा। अगला देते हैं सख्त कथन पहचानिए। मक्का को अनाजों की रानी की उपमा दी गई है। मक्का थायमीन व पेंटोथेनिक अम्ल का अच्छा स्रोत माना जाता है। मक्का रबी, खरीफ व जायद तीनों ऋतुओं की फसल होती है। यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सारे सही हैं। थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप पॉइंट कर लीजिएगा, स्टार लगा के लिख सकते हैं। लेवेरी अथवा सीबक थोर्न के विषय में असत्य कथन कौन सा है? इसे हरा सोना व जादुई झाड़ी भी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सीबक थोर्न भारत के लद्दाख में होता है। इसके तेल में नाभिकीय विकिरण से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता होती है। 55 आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है संघ और सूची 2 है जीव। प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ऑक्टोपस, जेलीफिश, यूग्लिना और बिच्छू। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन से संघ में का कौन सा जीव है, ये देखना है हमको। तो प्रोटोजोआ तो आपका यूग्लिना बिल्कुल, सिलेंट्रेटा में आपका क्या जाएगा? जेलीफिश चली जाएगी, मोलस्का में आपका होगा ऑक्टोपस और आर्थ्रोपोडा होगा आपका बिच्छू। मतलब आपको कौन सही हुआ? डी सही होगा। कार्बोहाइड्रेट होते हैं जल योजित एल्डिहाइड, कीटोन्स अथवा अल्कोहल, जलांतक कीटोन्स और एल्डिहाइड, एक डायपेप्टाइड यौगिक या जल योजित प्रोयोजेज। तो ये यहाँ पे सही होगा आपका जल योजित एल्डिहाइड, कीटोन्स अथवा अल्कोहल।
इसमें आपको याद रखना है कि CH और O का जो अनुपात है वो होता है 1:2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। मानव मुख में पाई जाने वाली लार के विषय में सत्य कथन कौन सा है? लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम स्टार्च मंड को शर्करा में बदलता है, और लार में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड जीवाणु को नष्ट कर देता है। लार में पाया जाने वाला लाइपेज एंजाइम माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। 58 क्वेश्चन आपका जो सही होगा यहाँ पर पहला तो सही है, दूसरा सही है, थर्ड आपका गलत है। लार में पाया जाने वाला लाइपेज माल्टोज को शर्करा में नहीं बल्कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने वाला आपका होता है टाइलिन, ये आपको याद रखना है। और लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज का काम होता है जीवाणु भोजी, मतलब कि बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको नष्ट करना। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कुष्ठ रोग जीवाणुओं द्वारा होने वाला तथा जल व वायु द्वारा फैलाने वाला एक संचारणशील रोग है। कालाजार एक वायरस जनित तथा बालू मक्खी द्वारा वाहित रोग है, जिसके इलाज हेतु कैमाक्विन दवा प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट दिए हुए सही हैं। फिर देखते हैं सत्य कथन को छांटिए। रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडी ए व प्रतिजन एंटीजन बी होता है। रुधिर वर्ग ओ में एंटीबॉडी ए व बी पाए जाते हैं, परंतु इनमें कोई प्रतिजन नहीं होता है। सत्य कथन पूछा हुआ है, तो इसका जो सही कथन है दोनों के दोनों स्टेटमेंट दिए हुए गलत हैं। आपको याद रखना है जो रुधिर वर्ग ए होता है इसमें प्रतिजन ए पाया जाएगा और प्रतिरक्षी मतलब कि एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। बी में आपका क्या होगा? बी होगा प्रतिजन, एंटी बी होगी आपकी प्रतिरक्षी। फिर आपका ओ होगा, ओ में जो आपका प्रतिजन होगा वो होगा ए व बी दोनों, प्रतिरक्षी कोई नहीं। और ए बी में प्रतिजन कोई नहीं होता है और प्रतिरक्षी जो होती है वो ए व बी दोनों होती है। अगला देखते हैं, सुमेलित करिए सुमेलित। तो ऑन्डोमीटर, पाइरेनीमीटर, साइक्रोमीटर, फोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता, सौर विकिरण, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति और सापेक्षिक आर्द्रता। तो जो ओंडोमीटर है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को नापता है। पाइरेनोमीटर जो है वो सौर विकिरण के लिए प्रयुक्त होगा। साइक्रोमीटर जो है ये आपके सापेक्षिक आर्द्रता के लिए होता है और फोनोमीटर आपका प्रकाश तीव्रता के लिए होता है। इस तरीके से आपका ए सही हो जाएगा। सत्य कथन पहचानिए। किसी पनडुब्बी द्वारा हटाए गए जल का भार पनडुब्बी के भार से कम होने पर पनडुब्बी जल में नीचे की ओर चली जाती है। फ्रांसियम की प्रत्यास्थता तथा पिटवे लोहे की सुघट्यता सर्वाधिक होती है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरक रंग किन्हें कहते हैं? तो पूरक रंग कहते हैं जिन रंगों को मिलाकर श्वेत रंग प्राप्त होता है, इन्हें हम पूरक रंग कहते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कृषि फार्म में कीड़ों को नष्ट करने के लिए अपश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में मशीनों के पुर्जे व चिमनियों में लगी कालिक साफ करने में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। खराब मौसम में फोटोग्राफी के लिए एक्स किरणों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपके 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट दिए हुए सही है। परमाणु रिएक्टर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें यूरेनियम के परमाणु विखंडन से मुक्त होने वाले 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रोक लिया जाता है। न्यूट्रॉनों की गति मंद करने हेतु बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और विखंडन के दौरान इसमें कई सारे रेडियोधर्मी समभारिक पदार्थ बनते हैं जिनका कृषि चिकित्सा आदि में प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ? गलत पूछा हुआ, तो आपका डी नंबर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? बोल्टी सेल, लांस सेल, नीफे सेल या डैनियल सेल। क्या पूछा हुआ? यहाँ पे प्राथमिक सेल नहीं है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो नीफे सेल है वो प्राथमिक सेल नहीं होता है। सत्य कथन पहचानिए। किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? सत्य कथन पूछा हुआ। आपका जो सत्य कथन है यहाँ पे जो पहला कथन है वो सत्य है, दूसरा कथन यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं बल्कि ये अपचयन होना चाहिए था, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में इसको रिडक्शन बोलते हैं। लोहे के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह सक्रिय धातु है तथा प्रगति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। सिडराइट व लियोनाइट इसके मुख्य अयस्क होते हैं। पिटवा लोहा सबसे घटिया लोहा होता है। यह एक प्रतन्य आघातवर्धनी व अचुंबकीय पदार्थ होता है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा हुआ है। यहाँ पे आपका जो असत्य कथन है वो थर्ड है।
पिटवा लोहा सबसे घटिया किस्म का लोहा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। पिटवा लोहा सर्वाधिक शुद्ध रूप का लोहा होता है, जबकि जो ढलवा लोहा है वो सबसे घटिया होता है, ढलवा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बहुलक है? रुई, रेशम, थायोकाल या चमड़ा? तो आपको याद रखना है कि जो थायोकाल है वो कृत्रिम बहुलक का रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, आरडीएक्स, पिक्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नोबेल का तेल। यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 जो है आपके वो सही सुमेलित नहीं है, बल्कि एक आपका सही सुमेलित है, ये इंटरचेंज कर दिया है। किस विटामिन का रासायनिक नाम एन्यूरिन है? विटामिन ए, विटामिन एच, B1 और के। तो आपको याद रखना है कि विटामिन B1 को एन्यूरिन भी कहा जाता है। सत्य कथन कौन सा है? सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के किस निश्चित स्थान के ऊपर से प्रत्येक दिन एक ही निश्चित समय से गुजरता है? दिन भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। यहाँ का आपका जो सही स्टेटमेंट वो आपका एक और दो दोनों सही है। मतलब सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान के ऊपर से प्रत्येक दिन एक ही निश्चित समय से गुजरता है, और दूसरा भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में असत्य कथन कौन सा है? यह रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। यहाँ पर दिए हुए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, गलत कोई भी नहीं है। और ब्रह्मोस के बारे में एक एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है, ये भारत व रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब जंगल, जीनोमिक्स, जीन थेरेपी, स्टेम सेल बैंकिंग सेवा। तो यहाँ आपका जो सही स्टेटमेंट है डी, मतलब कि सारे के सारे ही जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग हैं। जैव प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का पोर्शन, जैसे जैसे आपका अपकमिंग ईयर्स आ रहे हैं, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी, हर स्टेट पीसीएस में जो आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आपको इनको थोड़ा डीप में जाके बना लेना है, खासकर से बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट। देन सत्य कथन पहचानिए। प्रकाशीय तंतु में प्लास्टिक का बना एक अत्यंत पतला तंतु प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु में संकेतों के संचरण में ऊर्जा की खपत कम होती है। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट दिए हुए सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण का अवशोषण करता है। हाइड्रोकार्बन ईंधनों के जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि हुई है। इनमें से कौन से कथन सही हैं पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट जो आपके हैं सारे के सारे ही दिए हुए स्टेटमेंट सही है। देन निर्वनीकरण का परिणाम निम्न में से कौन सा एक नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, भूमि क्षरण, बाढ़ों की बारंबारता में वृद्धि या फिर प्रदूषण। तो यहाँ पे आपका जो सही स्टेटमेंट है वो है दो, मतलब कि भूमि संरक्षण निर्वनीकरण का परिणाम नहीं है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा विद्युत उत्पाद संपोषणीय विकास की दृष्टि से सबसे अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे आपका जो जल विद्युत ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा ये संपोषणीय विकास की दृष्टि से सबसे अच्छा स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सत्य नहीं है। हरे पौधे इस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। इस हेतु सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है। तापमान बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। लाल प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक सहायक होता है। तो इसमें सत्य कथन नहीं, मतलब असत्य पूछा हुआ है। तीसरा जो आपका है वो गलत है, मतलब कि तापमान बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। सर्टेन लेवल तक बढ़ती है फिर कम होती है, ये आपको याद रखना है। किसी पोषण श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर होते हैं। उत्पादक स्तर पर कौन होता है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उत्पादक स्तर पर हरे पौधे होते हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। बढ़ती है, घटती है? जल्दी से कंफ्यूज नहीं होना आपको, घटती है जब हम लोग जाएंगे ध्रुवों की तरफ। किसी वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है बताइए। सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, उल्टा और सीधा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सदैव उल्टा बनेगा, इसका बी सही हो जाएगा।
इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें, किसी वृक्ष के जीव संख्या पिरामिड के आधार पर स्वयं वृक्ष होता है जिसकी संख्या 1 होती है। अन्य स्तरों पर आश्रितों की संख्या बढ़ती जाती है, इसीलिए यह पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। उल्टा बनने का कारण भी हम लोग देख चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वन आयोग, भारतीय वन आयोग, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून एंड वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1986, 1971, 1906 और 1980। तो यहाँ पे जो पहला है केंद्रीय वन आयोग 1986, यही गलत है। इसकी स्थापना 1986 नहीं बल्कि 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे हम इकोटोन बोलते हैं। ये आपका पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ये आपको मिल जाएगा, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो इन्वायरमेंट के लिए, या तो आप शंकर आईएएस की एक बुक रेफर कर सकते हो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। यहाँ पे आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नीलगिरी 1986, मानस 1989, सिमलीपाल 1900 और आपका आ गया अचानक मार 2005। यहाँ पे पूछा हुआ सुमेलित नहीं है, तो सिमलीपाल 1990 ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। बाकी इसके अलावा 1986, 1989, 2005 आपका सुमेलित है। तो सिमलीपाल के बारे में आपको याद रखना है कि ये 1990 नहीं बल्कि 1994 होता है। काफी क्लोज ऑप्शन दे रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है आपके कार्बन उत्सर्जन से, ओजोन उत्सर्जन से। अगला देखते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखी है, जैव विविधता संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बारे में 24 अक्टूबर 2010 को यूएन के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। कथन एक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, इसे क्रैकिंग गैस कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। याद रखना है आपको, क्रैकिंग गैस पूछ सकता है, किस गैस को क्रैकिंग गैस बोलते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, और ये अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है। इटाई रोग निम्न में से किस प्रदूषक से होता है? इटाई रोग आपको याद रखना है कि ये कैडमियम से होता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ कब से किया गया? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो आपके 1976 से किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्थान जो है आपके नागपुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा हम 22 मार्च को देखें तो आपको मिलेगा जल संरक्षण दिवस। 5 जून को तो आप सभी को पता है पर्यावरण दिवस होता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद, देन नवाबगंज पश्चिम बिहार कन्नौज, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली पार्वती, औरंगा पश्चिम बिहार गोंडा। तो आपको यहाँ पर देखना है सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है। बी, नवाबगंज जो है वो कन्नौज में नहीं बल्कि ये बिहार के उन्नाव में स्थित है। बिहार उन्नाव में स्थित, सॉरी बिहार के नहीं, ये जो बिहार है ये उन्नाव यूपी में स्थित है। अगला देखते हैं, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में मिलेगा। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है 1971 से हुई थी, ये भी आपको साइड बाई साइड याद रखते चलना है। भितरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका आपको याद रखना है ओडिशा में स्थित है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो है चिल्का, देन गहिर माथा, नंदन कानन और सिमलीपाल। किसी वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि का वह भाग जो उन्हें आरबीआई के पास रखना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। अगला देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संबंध में असत्य कथन नहीं, मतलब असत्य कथन है पूछा हुआ, सत्य कथन नहीं है। इसकी स्थापना 1988 में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका प्रबंधन 6 सदस्य मिलकर करते हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो आपको याद रखना है कि जो इसका मुख्यालय है वो कोलकाता में नहीं बल्कि मुंबई में है, और इसको इंग्लिश में सेबी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है।
कंफ्यूजन यहाँ पे कैसे बनता है, यहाँ पे कोलकाता और दिल्ली ये इसके मुख्यालय नहीं बल्कि क्षेत्रीय कार्यालय हैं। देखिए काफी क्लोज कर दिया है, जिन बच्चों को आ रहा है उनको भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपको याद रखना है 1949 में किया गया, 1 अप्रैल 1935 में सबसे पहले तो इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजा चिलैया समिति का संबंध है, राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है इसका जो संबंध है वो कर सुधार से है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आपको सेकंड सही हो जाएगा। दूसरी बात 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको साथ में याद रखना। यही एक निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चंबल, सोन, गंडक, हिंडन उपर्युक्त में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर आपको ये याद रखना कि यमुना की सहायक नदी सोन और गंडक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का, अब ये देखिए ज्योग्राफी आ गई, मैपिंग वगैरह थोड़ा सा आप करते रहिए, मैपिंग करोगे तो इससे क्या होता है ना, आपका दिमाग खुलता है और पकड़ बनती है, जलवायु वगैरह सब कुछ इंटर रिलेटेड है, तो ये आपको मैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत ही अच्छा खासा बढ़ गया है यूपीपीसीएस में। प्रायद्वीपीय नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम कौन सा है? चलिए देखते हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। अरे यही सही दे रखा है, क्या पूछा हुआ? दक्षिण से उत्तर पूछा हुआ, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, पहला ही इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम द्वारा जो वर्षा है वो नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर उत्तरी पूर्व मानसून के द्वारा वर्षा होती है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, थीन परियोजना, राजघाट परियोजना, टिहरी परियोजना, पापनासम परियोजना कौन कौन सी नदियों में? रावी, बेतवा, भागीरथी, भद्रा। सुमेलित नहीं पूछा है, मतलब कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं, आपका जो पापनासम है ये भद्रा नदी नहीं बल्कि ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बैलाडीला, मलाजखंड, कोलार, कोयला उत्पादन, तांबा और चांदी उत्पादन। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा सही है। बैलाडीला में कोयला उत्पादन नहीं बल्कि लौह उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में से सही सुमेलित है? गिरे गुजरात, मुद्रा महाराष्ट्र, न्यूनीपल्ली तमिलनाडु, झासरगुड़ ओडिशा। सही सुमेलित है पूछा हुआ है, आपको याद रखना है जो झासरगुड़ है वो ओडिशा में पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा जो गिरे हैं वो महाराष्ट्र में और मुंद्रा जो है वो गुजरात में, और जो म्यूलीपल्ली है वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका जो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है वो कारखाना होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीडीपी की वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना, उपर्युक्त में से किस घटक को राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक का मापन सूचकांक माना जाता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे 108 का हो जाएगा सी सही, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक नीतियां हैं, ये नीतियां कौन कौन सी होती हैं? राजकोषीय, मौद्रिक की दोनों ही होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन 1, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी भी कहा जाता है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन गलत हैं, एक सही 2 गलत और एक गलत 2 सही। तो यहाँ पे जो आपका सही स्टेटमेंट है देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी, चलिए प्राथमिक सही है, इस प्रकार बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी दोनों सही है, ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, 111 सही सुमेलित नहीं है। देख रहे हैं आप, मतलब सुमेलित वाले मैच द फॉलोइंग वाले अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको बना लेना है। इसकी जो ट्रिक वगैरह है वो हमारे आपको चैनल में मिल जाएगी, हम बताएं कैसे किसी भी मैच द फॉलोइंग को आप सॉल्व करो, और ये वर्क किया है एमपीपीएससी के एग्जाम में। देख लेते हैं, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 तो सही है,
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 भी सही है। अटल पेंशन योजना 2014 नहीं 2015 में भी 1 जून से लागू हुई थी। इस योजना की पात्रता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा बीमा है वो 2015 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, उरुग्वे, बुखारेस्ट, जाग्रेब, ओस्लो और मोंटेविडियो। तो यहाँ पे आपको देखना है सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है। आपका जो फिनलैंड है वो ओस्लो में नहीं बल्कि इसकी जो राजधानी है वो क्या है? हेलसिंकी है। हेलसिंकी आपको याद रखना है। और जो ओस्लो है ये नॉर्वे की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खाड़ी और अवस्थिति। रीगा की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, लायन की खाड़ी। अवस्थिति में बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? सही सुमेलित है। यहाँ पे 1 और 2 सही सुमेलित है और जो तीसरा है लायन की खाड़ी ये गलत सुमेलित दे रखा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खाड़ी और अवस्थिति। रीगा की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, लायन की खाड़ी। तो बाल्टिक सागर में रीगा, इंग्लिश मिलेगा अटलांटिक, भूमध्य सागर में लायन। तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में कौन सा पठार अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में नहीं है, कौन सा नहीं है? कोलोराडो का पठार, ये अफ्रीका में नहीं बल्कि आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। अगला देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में ग्रैंड कुली बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कुली आपको मिलेगा कोलंबिया नदी में, यह आपको याद रखना है। कोलंबिया नदी पर स्थित। कोलंबिया नदी पर एक अन्य बांध बोलबिले बांध भी है। बोलबिले बांध भी पूछ सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ये होती है कि अदर ऑप्शंस जो हैं उसकी एक्सप्लेनेशन तो एटलीस्ट आप करो ही करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। सलवास विषुवत रेखीय वन, लानोस जो है शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान, उष्ण कटिबंधी घास के मैदान, पंपास। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। सही सुमेलित पूछा हुआ है यहाँ पे जो सही सुमेलित है। अब ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो ऑप्शन दे रखा केवल एक 2 या 1 2 3। यहाँ पर केवल एक सही होगा क्योंकि जो आपका लाओस है, लाओस होता है आपका उष्ण कटिबंधी घास का मैदान। जो पंपास होते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान होते हैं। इसके अलावा जो सेल्वास है वो दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखीय वन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गिब्सन, अट्टाकामा, एरिजोना, नुबियन। सही सुमेलित नहीं है पूछा हुआ यहाँ पे सी एरिजोना। ये अर्जेंटीना में नहीं बल्कि मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के यूटा प्रांत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। क्रिवाई रोग, एम्स्टर्डम, लियान और मैरा कैबो। 118 का आपका लियान जो है रेसिंग बस बिल्कुल सही है। जो क्रिवाई रोग है इसको आपको कोरिलेट करना है लौह इस्पात उद्योग यानी कि इंजीनियरिंग से। एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड में आपको मिलेगा और इसका कोरिलेशन है हीरा के पॉलिश से। और मैरा कैबो जो है ये तेल शोधन के लिए फेमस है और ये है वेनेजुला में। फिर अगला देखते हैं। महासागरों की सतह पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो लवणता है वो पाई जाएगी अयनवर्ती अक्षांशों पर। फिर अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। मिस्पी, पटकोई, नागा, अराकान, योमा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी द्वारा भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होता है? तो 1 2 3 4 सारी की सारी ही सीमाओं से भारत और म्यांमार की बीच की जो प्राकृतिक सीमा है उसका निर्धारण होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम तो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित चट्टानों के सही क्रम का जो सही कालक्रम है वो बताना है। धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यक्रम, कुडप्पा। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन क्रम, गोंडवाना, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन क्रम। तो आपका जो यहाँ पर सही स्टेटमेंट है वो धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन क्रम और गोंडवाना, मतलब कि बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 कथन 1। ट्रांस व तिब्बत हिमालय का निर्माण हिमालय के पूर्व हो चुका था। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो दूसरा तो गलत है, पहला सही है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम चलिए बताइए। तो आपको यहाँ पे मिलेगी अरावली,
फिर विंध्य, सतपुड़ा, फिर मैकाली। निम्नलिखित में से किस दर्रे के सहारे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये होता है आपका सिपकिला दर्रा। अब आपको याद रखना है कि सिपकिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश पर स्थित है, जास्कर श्रेणियों में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डेल्टा निर्माण पूर्वी तट की विशेषता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। कोंकण तट बेंगलोर से गोवा तट तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ? सत्य नहीं है। तो आपका सत्य नहीं स्टेटमेंट जो है वो है आपका सी। जो कोंकण तट है मुंबई से गोवा तक होता है, ना कि मंगलोर से गोवा तक, और गोवा से मंगलोर तक कनारी तट होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, 1 अप्रैल 2020 से किस बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो जाएगा? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ए और बी दोनों। यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2020 ग्रीष्मकालिक जो ओलंपिक हैं किस देश में आयोजित होने वाला था, जो कोविड-19 के वायरस के प्रकोप के कारण स्थगित हुआ? अभी अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का टोक्यो में, तो आई गेस सबको पता चल गया होगा, जैसे कि टोक्यो आ गया मतलब कि जापान। फिर होगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है आपका भारत। और खपत के मामले में अगर इंडिया की बात देखें तो ये आता है 106वें नंबर पर। लोकसभा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 पारित हो जाने पर जब गर्भपात की सीमा 24 सप्ताह तक कर दिया गया है, अब यह सीमा पहले कितने सप्ताह थी ये पूछा हुआ है। तो पहले ये 20 सप्ताह थी, अब इसको 24 कर दिया गया है। 130, हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो होगा इनमें से कोई भी नहीं, ना तो तरुण गंगोई, ना तो आपके के.एन. सिंह, ना ही बी.एन. भगवती। तो इनमें से फिर होना कौन सा चाहिए? तो आपको याद रखना है रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक के शेयर खरीदने की घोषणा की, वह शेयर कितने थे? वह शेयर थे 72 अरब 50 करोड़ रुपए की राशि। हाल ही में मूडीज ने भारत के विकास दर का अनुमान बताया है, कितना बताया है? 5.3। इसका सही जो होगा 5.3 होगा। अच्छा, अब जैसे ये जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं जब आप बाद में देखोगे तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि बदलते रहते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप करो एक बार जरूर देख लो कि कब का लेटेस्ट बन रहा है। अगले बार देखते हैं 133, वह कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिसे T20 विश्व कप एकादश में स्थान मिला है? तो वो है आपकी पूनम यादव। 134, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर के मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने का आदेश दिया है? तो ये है आपका आर्टिकल 142। टाइम पत्रिका की 100 विमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल महिला है, कौन सी महिला शामिल है? तो अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर भी शामिल है और इंदिरा गांधी, दोनों की दोनों ही शामिल है। अब देखते हैं, हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, वह स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये हर जगह स्थित है, एमपी में भी है, यूपी में भी है और राजस्थान में भी है। इसके बाद देखते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली इंडिया में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य का शिलान्यास किया गया है? तो ये है मिर्जापुर में है। मिर्जापुर तो आप देखे होंगे वेब सीरीज, कोरिलेट करिए, इस बार निकालना है, एग्जाम निकालना है आपको, बस ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी बजट 2020-21 के अनुसार? तो ये है आपका मुरादाबाद। फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश
सरकार ने बजट 2020 में किस शहर में मेट्रो चलाने की घोषणा नहीं की है? तो ये जो शहर है आपका वो है बरेली। फिर देखते हैं सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। रानी रामपाल ये पद्मश्री वाली है। मोहम्मद जो शरीफ हैं इनको भी पद्मश्री मिला है। बालकृष्ण दोषी जी को पद्म भूषण मिला है और छन्नूलाल मिश्र जी को पद्म विभूषण मिला है। हाल ही में पीके बनर्जी का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थी? तो वो फुटबॉल से संबंधित थी। अगला देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर को प्रतिदिन कितने लीटर पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान हुआ है? तो यह है 55 लीटर। फिर देखते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से लागू की जाएगी? तो ये लागू की जाएगी आपका ऑप्शन इसका पहला और दूसरा तो नहीं है, तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं। हाँ, तीसरा ऑप्शन 1 जून 2020 से लागू की जाएगी, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अब देखिए सुमेलित नहीं है, किसान विज्ञान कांग्रेस 2020 बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 बेंगलुरु, प्रथम खाद्य प्रसंस्करण शिखर बैठक 2020 लद्दाख और विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2020 जेनेवा। पूछा क्या है? सुमेलित नहीं है। तो ये जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हुआ है 2020 का, ये जेनेवा में नहीं हुआ है भैया। कहाँ हुआ है? ये आपका मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है। याद रखना है आपको। करंट अफेयर अच्छा खासा पूछ लेता है, थोड़ा इसमें भी फोकस किए रहिएगा थोड़ा थोड़ा। फिर देखते हैं, फरवरी 2020 में श्रीनिवास गोवड़ा ने कंबाला भैंसा दौड़ में 100 मीटर की दूरी 9.55 सेकंड में पूरी की। यह दौड़ किस राज्य में आयोजित होती है? तो ये जो दौड़ है ये आपके कर्नाटक में आयोजित होती है, आपको याद रखना है, भैंसा दौड़ वाली। अब देखिए सुमेलित नहीं है, 147 क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है। सूचकांक 2020 और भारत का स्थान। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 76वां, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां और हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 84वां। तो आपका जो तीसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें 10वां नहीं बल्कि 9वां स्थान होना चाहिए था, इसीलिए गलत हो जाएगा, काफी क्लोज दे रखा है। सुमेलित नहीं है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, विदेश सचिव और फिक्की अध्यक्ष संजय कोठारी, बिमल जुल्फा, हर्षवर्धन श्रृंगला और निरंजन हीरानंदानी सुमेलित नहीं पूछा हुआ है। तो आपका जो डी है ये सुमेलित नहीं है। आपको फिक्की अध्यक्ष बारे में जानना है कि ये डॉक्टर संगीता रेड्डी हैं। सुमेलित है काजिंद भारत व तुर्कमेनिस्तान, देन आपका आया इलाइनेक्स युद्धाभ्यास और सिटमैक्स। तो सुमेलित है पूछा हुआ है, देखिए सुमेलित कहते हैं, काजिंद का होगा आपका भारत व कजाकिस्तान, ये तो गलत हो गया। इस्माइनेक्स जो है भारत श्रीलंका, ये सही है। युद्धाभ्यास जो है वो भारत व अमेरिका के बीच में हो रहा है और भारत व थाईलैंड के बीच में सिटमैक्स हो रहा है, ना कि ताइवान। सुमेलित नहीं है सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फिल्म पुरस्कार, गली बॉय 1947, पैरासाइट 1917, 65वां फिल्म फेयर, 73वां वाफ्टा अवार्ड, 19वां ऑस्कर पुरस्कार और 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो 1947 को 73वां वाफ्टा अवार्ड नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। 73वां जो वाफ्टा अवार्ड 2020 का वितरण फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें जो बेस्ट फिल्म है उसका पुरस्कार 1917 में को दिया गया था। तो इस तरीके से हमने लगभग 1 घंटे के टाइम पीरियड में 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आपको करना क्या है, इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। आपको एक बार यहाँ पे देखना है, 2x की स्पीड में देखिए, इसको 2 से 3 बार देखिए तभी कोई फ़ायदा होगा। और आप क्या करिए, OMR निकलवाइए आप A4 शीट में और उसमें सॉल्व करना शुरू करिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन और जो 110 वाली प्लस कट ऑफ जा रही है बड़ा दिक्कत देने वाली है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगली टेस्ट सीरीज जल्दी ऐसे ही कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम करवाएंगे। करते रहिए, स्टे ट्यून विद अस। इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर